अभी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एज अ वेक्टर। ठीक है ना, अभी तक आपने जो भी देखा होगा उसमें एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन एरिया को हमें अभी यहाँ पे वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है। वो क्यों करना होता है? क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई की जा सकती है। हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखा बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, लेकिन कूलॉम्स लॉ की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए गॉस थ्योरम यूज किया जाता है। अभी थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि गॉस थ्योरम यूज करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाइड तरीके में कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं होता तो फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट करके हम लोग सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। सपोज मेरे पास कोई भी एक एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जो बात होगी वो 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात होगी। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे ऐसा एक कोई भी एक पोर्शन है जो एक प्रॉपर हो भी सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, या फिर कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ एरिया हो सकता है। तो अगर ऐसा है, नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ शेप आई एम टॉकिंग अबाउट, एनीवेज, तो ऐसा अगर मेरे पास है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि वेक्टर ड्रॉ करना है वो सरफेस के सेंटर से जो बाहर की तरफ जाएगा। एन रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। सो अगर हम लोग ये छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं जिसको हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। Therefore डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू एन कैप डेल्टा एस, है ना। तो एन कैप का जनरल वैल्यू क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है ना। तो डेल्टा एस वेक्टर इज गिवन बाय एन कैप डेल्टा एस। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली अभी तो ये यूनिफॉर्म था, मतलब सब डायमेंशंस इसके परफेक्ट थे, लेंथ सेम था, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है। अगर यहाँ पे अगर लेंथ भी कुछ सेम नहीं है और कोई भी एक आर्बिट्री छोटा सा एरिया अगर आप ले रहे हो तो वो स्पेसिफिक केस में भी डेल्टा इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ से एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया हमने और एक वेक्टर ड्रॉ किया जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। एन कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, सो डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू एन कैप इंटू डेल्टा एस। तो ये बन गया मेरा एरिया वेक्टर से रिलेटेड बेसिक डायग्राम। अभी देखते हैं ये है क्या, एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट है इसमें। सो इट इज अ वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक छोटा सा पोर्शन आपको लेना होता है। ये कैसे करते हैं हम लोग आगे जब भी गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तभी और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल तो ये जस्ट एक बेसिक आइडिया आप समझ लो। एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है पूरा का पूरा अंदर से भरा हुआ है, क्लोज्ड है ना। सो डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप डेल्टा एस। ओके, तो ये हो गया एरिया वेक्टर के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले फ्लक्स चीज का मतलब क्या है, ठीक है। अभी फ्लक्स चीज को समझने के लिए मान लो आपके घर में एक विंडो है, विंडो को आपने ओपन रखा, तो जैसे आप विंडो ओपन रखते हो तो एयर जो है वो अंदर बाहर करती है। तो जितना विंडो आप ओपन करोगे उतने ही प्रमाण से एयर अंदर जाएगी या फिर बाहर आएगी। अगर विंडो का ओपनिंग बहुत छोटा रखा आपने तो एयर की क्वांटिटी कम होगी, विंडो का ओपनिंग आपने बड़ा रखा एयर ज़्यादा जाएगी, है कि नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो वहाँ पे एयर को फ्लक्स के जैसा ट्रीट किया। सिमिलर वे में अगर मेरे पास सपोज एक पाइप है, ठीक है, बड़ा सा पाइप है, और वहाँ पे हम लोग ने मान लो वो पाइप में से पानी निकालने के लिए ऐसा कुछ एक छोटा सा पोर्शन रखा है। तो जितना पोर्शन आप ओपन करते जाओगे उतना ज़्यादा अमाउंट में पानी नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं वाटर एज अ फ्लक्स। तो सिमिलरली अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और बीच में हम लोग एक इमेजिनरी एरिया कंसिडर करते हैं, तो उसको बोला जाता है वो एक एरिया जो है वो एरिया के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये था बेसिक आइडिया। डायग्राम से इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग लाइक दिस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है समथिंग लाइक दिस। सो ये एरिया एलिमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन अगर आप कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपके पास एन कैप है और डेल्टा एस वेक्टर है ना। और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे ये अगर एरिया है, इसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा लाइंस जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और जितनी कम जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, है ना। तो मतलब जो अभी मैंने आपको एयर का एग्जांपल दिया, अगर एयर स्लो या फिर फास्ट है, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि उसका स्पीड वगैरह कितना है। लेकिन अल्टीमेटली अगर बड़ा एरिया रखते हो और बहुत ज़्यादा एयर जा रही है तो हम लोग बोलेंगे एयर की इंटेंसिटी ज़्यादा है ना। और कम अमाउंट में अगर एयर जा रही है
तो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी कम है। अभी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिया, मान लो ऐसा कुछ एंगल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा। तो सेम एरिया एलिमेंट आपने ड्रॉ किया, तो ये एरिया एलिमेंट आप ले रहे हो, ये एरिया एलिमेंट है आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो डायरेक्शन बना रहा है, लेट दैट डायरेक्शन इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट है तो ये एन कैप और डीएस वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। एन कैप उसका यूनिट वेक्टर है, डीएस ये वेक्टर की बारे में डायरेक्शन हो गई। तो डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो थीटा है। तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया। अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो डिफाइन करने के लिए अगर पूछा एक मार्क के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन भी पूछ लेते हैं और वहां पे गलती होती है। तो एनीवेज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया, so it represents electric field lines crossing in this area when it is placed in a external electric field। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आइडिया। वन मोर टाइम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया is represents electric field lines crossing this area when we consider an area in external uniform electric field। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इमेजिनरी एरिया के अंदर से जाएगी या क्रॉस करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो पॉइंट पे मेजर करता है। तो ये स्पेसिफिक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। देयरफॉर मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ओके, बिकॉज नंबर रहते ना, नंबर्स, तो नंबर्स को कैसे बताओगे, स्केलर क्वांटिटी में ही बताना पड़ेगा। सो फाई इज ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पे 30 40 60 जो भी वैल्यू उसके हिसाब से फाई की वैल्यू चेंज होगी। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और एरिया को आपने ऐसे रखा है। तो अभी मान लो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी तरफ देख रहा है तो डेल्टा एस वेक्टर आपकी तरफ अगर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जा रही है लेकिन वो पास होने के लिए कुछ एरिया ही नहीं बचा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ थीटा ई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं हम लोग तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लोगे तो फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, फ्लक्स मिनिमम होगा। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये 180 डिग्री क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है उसका वो रिप्रेजेंटेशन करता है और कुछ नहीं, ठीक है। एनीवेज पॉइंट नंबर 4 देखते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन देखो। मान लो मेरे पास सेंटर में एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में अगर हमने एक यूनिफॉर्म ऐसा एक कंसिडर किया एरिया, और अभी हमें ये पूरा टोटल फ्लक्स कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करना है जिसको आप डीएस वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, और ये प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो भी बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो हमें ऐसे एन नंबर ऑफ छोटे सरफेसेस कंसिडर करने पड़ेंगे और उनको अल्जेब्रिकली हमें ऐड करना पड़ेगा। ये पहली मेथड है। सो टोटल फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो समेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर ये करना पड़ेगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन में कैसे करोगे, अगर डेल्टा एस टेंड्स टू 0, अगर सरफेस टेंड्स टू 0 अगर आप कंसिडर करते हैं तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल। देखो ये एस है और ये क्लोज का सिंबल है और इंटीग्रल है। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, है ना। तो ई डी एस कॉस थीटा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ अ थीटा, आप थीटा की वैल्यू 0 1 2 3 डालो। अगर ये स्फेयर है तो डी एस इंटीग्रल डी एस क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स आप ये इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूनिट क्या है फाई का। सो यूनिट ऑफ अ फाई, सो 5 क्या है, ई डेल्टा एस है ना। तो ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस एरिया की यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। कॉस थीटा तो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन का लिखो पहले m1 L1 T -2, ठीक है। कूलम का क्या होता है 80⁻⁻1, और मीटर स्क्वायर का क्या होगा L स्क्वायर होगा। इसको रीअरेंज करो, फाइनल आंसर आएगा m1 L3 T -3 A -1। आई होप सो ये करेक्ट है, m1 L3 T-3 और A-1, यस करेक्ट है। तो ये हो गए यूनिट्स ऑफ अ फाई। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एरिया को वेक्टर के जैसा ट्रीट करना है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये 3 मार्कर होगा, 4 मार्कर होगा, जिसमें वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला के साथ। अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 3 से 4 मार्क पूरे के पूरे आपके जेब में आ जाएंगे। ये बहुत बार पूछा गया है। अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो पूछा जाता है। अगर नहीं तो उसके ऊपर बेस्ड एक
कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। अभी मैंने जितना भी बोर्ड के ऊपर लिखा है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिखा है, कैसे याद करेंगे, ये बहुत आसान है। मैं आपको जैसे ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा, अगेन आपको ये लगेगा कि यार ये सिंपल है, मेरे दिमाग में ये फिक्स भी हो गया और ब्रेन आपका प्रोसेस करना भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। एनीवेज, अभी इसको कैसे याद करें या इसको कैसे समझ के ले, मतलब अपने लैंग्वेज में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी और ये एक स्पेस है ना, और सपोज मेरे पास एक चार्ज है। सपोज ये जो मार्कर का ऊपर वाला जो छोटा सा पॉइंट है वो एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो ये अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, है कि नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब चार्ज के सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और वो इन्फिनिटी तक जाएगी। अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें फ्लक्स यूज करना होता है। अब ये फ्लक्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। फ्लक्स मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है और वहाँ पे आप एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, उसको बोलेंगे हम फ्लक्स। तो अभी ये फ्लक्स का अगेन यूटिलाइजेशन करके हमें एक रिलेशन बनाना है, और एक गॉस थ्योरम यूज करने के बाद वेरियस बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप कुलोम्स का फोर्स यूज कर सकते हैं ना, उससे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। लेकिन कभी कभी डेरिवेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए ही गॉस ने बहुत पढ़ाई किया था। उन्होंने अपना रिसर्च सामने रखा और ये थियरम यूटिलाइज करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज फटाफट निकाली जा सकती है कॉम्प्लिकेटेड बॉडीज के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे करें। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। अभी हमें क्या करना होता है, हमें एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करना होता है। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, हमें एक डिस्टेंस कंसिडर करना है। मान लो वो चार्ज जहां पे मेरे पास है वहां से एक डिस्टेंस कंसिडर कर रहा है, लेट दैट डिस्टेंस इज आर। तो वो डिस्टेंस आर हम लोग सारी लाइंस के लिए कंसिडर करेंगे, और वहां पे अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ वो चार्ज को कवर करने वाला, तो वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सही है या गलत है, सर्कल नहीं होगा, स्फीयर होगा। क्यों, बिकॉज हम लोग 3 डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे जिसको आप कवर कर सकते हो, ज्योमेट्रिकल फीचर या जो यूज कर सकते हो आप, तो वो होगा एक स्फीयर। एनीवेज, तो वो स्फीयर यूज करना है हमें, तो ये बन गई मेरी एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और वो यूटिलाइज करके हमें फाइनल आंसर तक प्रोसीड करना है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्टेटमेंट कैसे याद करें, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको आप याद करने की कोशिश करो। जैसे ही मैं डायग्रामेटिक पार्ट बोलूंगा तो वो अल्टीमेटली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे मैंने वर्ड्स के फॉर्मेट में नहीं लिखा है, मैंने एक इक्वेशन रिप्रेजेंट किया है। तो कैसा होगा, आप भी मेरे साथ बोल सकते हो। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस, बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज इक्विवेलेंट टू 1 upon epsilon naught times charge enclosed in that surface। सिंपल था, देखो ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon naught times चार्ज enclosed by that closed surface। तो ये बन गया एक सिंपल सा डेफिनेशन, है ना। और मैथमेटिकली फाई इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये तो ठीक है, ये थोड़े टाइम के बाद भी आपको याद हो जाएगा, पहले तो हम लोग ने स्टेटमेंट देखा। अभी देखते हैं डायग्रामेटिक पार्ट, क्योंकि हमें प्रूफ देखना है। मान लो अभी मैंने जो बोला था वैसा ही आपके पास एक चार्ज है, वो चार्ज को हमने बोला है प्लस क्यू, है ना। अब ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, किधर किधर जनरेट करेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो चार्ज के सरफेस के ऊपर से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जा सकता है। हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर करना है, एंड दिस पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लस क्यू, ठीक है ना। तो 0 या ओरिजिन से पॉइंट पी पे ये सिचुएटेड है। अभी हमें क्या करना है, यहां से एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सारे चार्ज, ये जो चार्ज है मेरे पास उसका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करे। तो सर्टेनली हम लोग बनाएंगे स्फीयर, तो हम लोग ने स्फीयर बना दिया। एनीवेज, अभी ये जो स्फीयर हम लोग ने बनाया है उसका एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं हम लोग, जहां पे ये पॉइंट पी है। तो एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं एरिया, है ना। तो एरिया को वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, बाहर की तरफ था, वहां पे ही हम लोग एरिया वेक्टर बना रहे हैं, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही। तो मेरे पास ई वेक्टर है, मेरे पास डीएस वेक्टर है। डीएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया। ओके, तो अभी देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। अभी देखते हैं कि ये यूज करके हम लोग डेरिवेशन तक कैसे फॉलो कर सकते हैं और एंड वाले आंसर तक पहुंच सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन देखो, लेट देयर एग्जिस्ट आइसोलेटेड चार्ज प्लस q which is situated at O, so we have to consider a small infinitesimal area, small या फिर infinitesimal area ds which is situated at point P which is at a distance r from O। तो ये बन गया मेरा पहला पॉइंट, अपने लैंग्वेज में लिखना आपको आना चाहिए अभी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ ई वेक्टर की वैल्यू आप सरफेस के ऊपर निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या होगी? ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर r कैप। r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अभी स्मॉल एरिया है हमारे पास, सो लेट स्मॉल एलिमेंट एरिया ds वेक्टर एट पॉइंट p। तो ये ds वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप, और एन कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज नॉर्मल टू ds वेक्टर, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आप एक एरिया कंसिडर करते हो, छोटा सा एरिया है आपके पास, तो वह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ds को यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये आपकी ds वेक्टर की डायरेक्शन ये है एन कैप, और ये जो सिंपल ds है उसके परपेंडिकुलर में है। एनीवेज नॉर्मल टू ds नॉट ds वेक्टर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे निकालेंगे? छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटा सा एरिया है इसलिए। सो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये बन गया मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? रिस्पेक्टिव ई और ds की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ई की वैल्यू क्या है? अभी हमें ई की वैल्यू मिली है 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर r कैप, और ds वेक्टर के जगह पे हम लोग लिखेंगे ds n कैप। तो ये लिख दिया हमने। ओके, तो यहाँ पे मुझे r कैप डॉट n कैप ऐसा कुछ मिल रहा है। सो r कैप डॉट एन कैप, अगर आप दोनों भी देखते हो तो आर कैप की डायरेक्शन भी वही है, एन कैप की डायरेक्शन भी वही है। तो दो वेक्टर से एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 1। तो अभी क्या बचेगा? डी फाई ई, दैट इज छोटा सा जो फ्लक्स हमें मिल रहा है विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। तो ये स्मॉल फ्लक्स मिला, लेकिन स्मॉल फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना है? टोटल स्फेयर के लिए फ्लक्स निकालना है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डी फाई है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल देखते हो तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। सो फाई क्लोज सरफेस 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds, और कॉस थीटा की जगह पे आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1 सब्स्टिट्यूट किया। एनीवेज 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर कॉमन लेते हैं या बाजू में लेते हैं, और यहाँ पे हमें ये जो ds है उसका पूरा सरफेस लेना है। तो यहाँ पे स्फेयर है, तो स्फेयर के लिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? 4πr स्क्वायर। तो 4πr स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, 4π कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल। सो फाई ई की वैल्यू किसके बराबर बची? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बची। तो देखो ना, टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड by a closed surface due to certain charge is 1/ε0 times charge enclosed by that surface, है ना। मतलब अभी जो स्टेटमेंट थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि सुन लो, अभी ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया क्योंकि आंसर हमारे पास है। सो यहाँ पे अगर फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, सो फाई इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है? इट प्रूव्स गॉस थ्योरम, है ना। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से लिखा है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद एक फाइनल आंसर आया, और वही हम लोग वहाँ पे लिख रहे हैं। अभी मान लो मेरे पास ये जो स्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस है, 1 2 3 4 10 15 n नंबर ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है और टोटल फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं, फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करो, सेकंड की वजह से होगा उसको कैलकुलेट करो, और nth चार्ज की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करो, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके ऐड करना है। सो फाई ई1 प्लस फाई ई2 अप टू फाई ई एन। सो फर्स्ट चार्ज की वजह से q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अप टू qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी आप में से कोई होशियार बच्चा होगा तो वो सवाल पूछेगा, सर अगर यहाँ पे इसके बाजू में ही दूसरा चार्ज है, तीसरा चार्ज है, nth चार्ज है, तो ये सारे चार्ज एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर फ्लक्स कैसे निकलेगा या आंसर चेंज होगा? नहीं, यहाँ पे एक अजम्पशन है। हमें अजम्पशन क्या कंसिडर करना है? अगर आप चार्ज कंसिडर करते हो, मान लो ये चार्ज कंसिडर किया, तो ये इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है, उसके ऊपर आजू बाजू के जितने भी चार्जेस है उनके प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये जो सिस्टम है वो कांस्टेंट या फिर वो अजम्पशन होता है, वो यूटिलाइज करके आपको बाजू के चार्जेस को नेग्लेक्ट करना है। सिमिलरली अगर ये चार्ज आपने कंसिडर किया तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा उसका आंसर इसके जो नेबरिंग चार्जेस अगर है या नहीं है उसके वजह से अफेक्ट नहीं करेगा, वो अपना आंसर दे देगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। सो फाई ई इज इक्वल्स टू 1/ε0 को कॉमन लेते हैं और Q1 Q2 Qn ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक सम मिल रहा है हमें, तो समेशन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक लो QI, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा है उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो फाई ई इज टोटल चार्ज अपॉन ε0। एनीवेज नोट देखो यहाँ पे, सो फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन K ε0, है ना। यहाँ पे हम लोग अगर वैक्यूम में कंसिडर करेंगे तो K की वैल्यू अल्टीमेटली 1 आएगी, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा वैक्यूम ही मिले आपको। अगर कोई एक मीडियम होगा, हाँ ना, ये चार्ज को अगर आपने कहाँ पे रखा तो फिर वो स्पेसिफिक केस में K की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। सो Q अपॉन एप्सिलॉन आर ε0, सो Q अपॉन एप्सिलॉन, है ना। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आपको मिलेगा, नोट आप याद कर लेना। नेक्स्ट, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्टीमेटली 0 होगी, है ना। सो इफ चार्ज इज 0 देन फ्लक्स की वैल्यू होगी आपकी 0। अभी देखते हैं नोट का पार्ट। ये नोट का पार्ट मैंने जानबूझ के एंड में रखा है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपको नोट का पार्ट में बता देता तो शायद आपको वो समझता नहीं था उतना इफेक्टिवली, आप वो पकड़ नहीं पाते। तो यहां पे देखो नोट का पहला पॉइंट, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कैन बी अ पॉइंट चार्ज और इट कैन बी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर आप गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ले रहे हो तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं या फिर कंटिन्यूस हो सकता है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हो। एक लेंथ के ऊपर चार्ज हो सकता है, सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज हो सकता है। तभी भी गॉसियन सरफेस यूज करके फ्लक्स को निकाला जा सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस। तो जो गॉसियन सरफेस है उसके बाहर के चार्जेस आपको नहीं लेने हैं जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करते हो तो। पॉइंट नंबर 3, लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन द टोटल फ्लक्स, है ना। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जहां पे भी चार्ज है आपका, तो उसके लोकेशन की वजह से जो टोटल फ्लक्स है उसका आंसर चेंज नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज अवॉइड चार्ज ऑन अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के ऊपर जो भी चार्जेस है वो आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो ये है 4 पॉइंट्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा गॉसियस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग ने सबसे पहले क्या यूज किया, स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ड्यू टू अ चार्ज इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो 5e क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर q अपॉन एप्सिलॉन, ये मेरा स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद हम लोग ने नोट देखा, नोट में कितने पॉइंट से, 4 पॉइंट से प्रूफ है। प्रूफ के अंदर सबसे पहले डायग्राम देखा, डायग्राम हम लोग ने एक सिंगल चार्ज के लिए बनाया, लेकिन आप मल्टीपल चार्जेस के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे ई वेक्टर है, ds वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने एक्सप्लेनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद एक छोटा सा फ्लक्स कैलकुलेट किया जिसको आप d∅e बोल रहे हो। टोटल फ्लक्स के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद आपको फाइनल आंसर मिला जिसको आप 5e बोल रहे हो, विच इज इक्वल्स टू अगेन द गॉस थ्योरम का वैल्यू। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस लेते हो तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फ्लक्स हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद समेशन का सिंबल यूज करके आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। एंड में आपने क्या देखा, एक नोट देखा, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो phi e की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई होप गॉस थ्योरम आपको बेस्ट वे में समझा है। अगर एग्जाम में 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो पूरा का पूरा आप लिख सकते हो। अभी डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये एप्लीकेशंस एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, अगर नहीं तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशंस करते समय हमें क्या करना है। पहले यहाँ पे मैं जो रफ वर्क कर रहा हूँ वो देख लो, ठीक है। हमारे पास गॉस थ्योरम का बेसिक इक्वेशन है, क्लोज फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन है और ये सरफेस इंटीग्रल आपको निकालना होता है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी आपको है ना वेरियस केसेस दिए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आपके पास ऐसे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसके ऊपर आपने चार्ज लिया और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा केस हो सकता है, मान लो आपके पास ऐसी एक रिंग है, इसके ऊपर चार्ज दिया है, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ एक शीट है, उसके ऊपर चार्ज दिया है, स्फेयर दिया है, स्फेयर के अंदर चार्ज है, ये नॉन कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग है तो स्फेयर के बाहर आएगा चार्ज पूरा का पूरा। ऐसे इनफाइनाइट केसेस ले सकते हैं। कोई भी केस जब भी सॉल्व करोगे तो एक टिप हमेशा ध्यान में रखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना है जो आपके पास सरफेस एरिया है या वॉल्यूम है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कवर करे, ठीक है, और उसको सॉल्व करना आसान हो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये फॉर्मूला में से कुछ भी करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, जो आप 1/4πε0 Q/r² के टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन ds इंटीग्रल आपका गलत नहीं होना चाहिए जो भी सरफेस एरिया आप लोगे।
स्फेयर के केस में लोगे 4πr² है ना। अगर मैं लाइन लूँ तो लाइन के लिए आपको करना है एनीवेज। और वो खत्म होने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको Q/ε0 के साथ कंपेयर करनी है। दैट विल अल्टीमेटली गिव यू वैल्यू ऑफ E, ठीक है ना। तो एनीवेज ये जो फाई E की वैल्यू जो है या ये जो गॉस थ्योरम है वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक स्टैंडर्ड आंसर है हमारे पास 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। तो वो हमें कहाँ से मिला? कूलम्ब्स लॉ से मिला। लेकिन अगर हर जगह पे हम लोग यही फॉर्मूला यूटिलाइज करते रहे तो फिर दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो गॉस ने जो काम किया उसके ऊपर बेस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। एनीवेज सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हैं। पहला देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो ये इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो यूनिफॉर्म है, वायर के सब जगह पे है ना, मेटल वायर है अल्टीमेटली। एनीवेज तो ये एक बन गया मेरे पास। अभी हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मान लो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो वायर है उसको कवर करने वाला एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो बेस्ट पॉसिबल वे में इसको कवर कर सकता है, ठीक है। तो फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या यूज कर सकते हो? हम लोग स्फेयर यूज कर सकते हैं क्या? मान लो मैंने ऐसा एक स्फेयर बनाया, तो स्फेयर कर सकते हैं क्या यूज? थोड़ा सोचो, आप भी सोचो थोड़ा। स्फेयर यूज करोगे तो नुकसान क्या होगा? स्फेयर यूज करोगे तो फिर लिमिटेड लेंथ आएगी, ठीक है ना, और लाइक उतना ही पोर्शन आपको मिलेगा। तो शायद ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। दूसरा, आप ऐसा क्यूब लोगे तो वो चलेगा क्या? लिमिटेड लेंथ वाला, ठीक है। तो शायद उससे भी मतलब आंसर कुछ आ जाएंगे, लेकिन हमें और एक्यूरेसी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो और कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आप यूज कर सकते हो? तो थोड़ा सा देखो, सिलेंडर यूज कर सकते हैं क्या? अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है तो उतना ही बड़ा सिलेंडर लो ना, है ना। तो सपोज मैंने ऐसे एक सिलेंडर लिया, समथिंग लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया मेरा सिलेंडर, ठीक है। अभी आप कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी पॉइंट को आपको निकालना है उतना रेडियस वाला आप सिलेंडर बना दो, अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे पास पॉइंट P लोकेट करता है और ये डिस्टेंस अगर R है और ये पूरा का पूरा सिलेंडर, इसकी लेंथ अगर L है, तो अभी मेरा काम अच्छा बन रहा है रादर देन प्रीवियस केसेस जो आप कंसिडर कर रहे थे या हम सोच रहे थे उसके बारे में, स्फेयर ले, क्यूब ले या और कुछ ले। लेकिन अगर सिलेंडर लेते हैं तो काम और आसान हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना है हमें, इसको हम क्या बोलते हैं? DS। अगर एरिया कंसिडर किया तो उसका एक एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे आएगा। ऐसे क्यों आ रहा है? बिकॉज ये बाजू वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, मान लो ये एक लिया आपने, ये एक लिया आपने, ठीक है ना, तो उनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है। सो दैट्स वाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो इतना ही होगा और ये नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कट कर देता हूँ। एनीवेज, लेकिन जब भी आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे डायग्राम तो आपको प्रॉपर यूज करना है और रफली नहीं बनाओगे आप, वहाँ पे आप अच्छे से बनाओगे। ओके, तो मेरे पास DS वेक्टर E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 0 बन गई। तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। मुझे क्या करना है? मुझे कंपैरिजन यूज करना है। अगर डायग्राम ड्रॉ किया है तो डायग्राम को लेबल देना पड़ेगा। लेबल में क्या लिखोगे आप? अगर नहीं पता तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो। रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, लिख दिया। आगे देखो डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन में क्या बोल रहे हैं? लेट इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसका लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं L। ओके, सॉरी, लेट इन्फिनिटली चार्ज्ड लॉन्ग वायर कैरीज अ चार्ज प्लस Q, लेट अस कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ L, ऐसा हमें लेना है। सो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टन पॉइंट P। एनीवेज ये L हटा देता हूं। ओके, लेट गॉसियन सिलेंडर ऑफ अ लेंथ L विथ इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन ऑफ अ चार्ज एट इट्स सेंटर, है ना। तो मतलब हमें सरफेस लेना है। अभी यहाँ पे देखो यही क्यों लिया? अभी वो थोड़ा सा नोट वाला पॉइंट याद करो जो गॉस थ्योरम में बताया था। 4 पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहला, अंदर वाला चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है या फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दूसरा, जब भी गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हो तो बाहर के चार्जेस नहीं कंसिडर करने। तीसरा, यहाँ पे जो लोकेशन है चार्ज की वो आपका फाइनल आंसर मैटर नहीं करेगी 5 जब भी आप निकालते हो तो। एंड फोर्थ, सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। चारों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो अल्टीमेटली ये मेरी बेस्ट डायग्राम है। ओके, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉसियन थियरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लिखने के बाद आप लिखोगे phi इज इक्वल टू क्लोज सरफेस
इंटीग्रल ये वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, उसको q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ कंपेयर करना है, बन गया मेरा e का वैल्यू। आसान है ना। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर ds cos थीटा है ना, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को ई ds cos थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू 0 लिखी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एनीवेज तो ये गया आपका, ये 1 बन गया। नेक्स्ट e और इंटीग्रल निकालना है ds का, तो अगर मेरे पास सिलेंडर है तो ds की जगह पे इंटीग्रल के लिए क्या लिख सकते हो, 2 पाई RL लिख सकते हो। सो e इंटू 2 पाई RL q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो e की वैल्यू क्या बन गई मेरी, e की वैल्यू बन गई, रीअरेंज करना है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन RL। तो ये बन गया मेरे पास इक्वेशन। लेकिन अभी Q को भी सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सो लैम्डा क्या होता है, Q अपॉन L होता है। तो Q के जगह पे क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू L लिख सकते हो ना, तो लिखो ना, लेट Q इज इक्वल टू लैम्डा L, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा L अपॉन RL। तो क्या क्या कट होगा, L विल गेट कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। तो ये क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो ये बन गया मेरा आंसर। ये इक्वेशन में E किसके प्रोपोर्शन में है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है ना। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और ये कभी पॉसिबल हो सकते हैं जब भी Q आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर आपका Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ जाएगा, Q आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 5। तो अभी हमने क्या देखा, एक सिंप्लीफाइड मैनर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का। देखते हैं अगला एप्लीकेशन गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड एप्लीकेशन ले रहे हैं। सबसे पहला हम लोग ने लाइन के बारे में बात की, लाइन था मेरे पास, उसके ऊपर आपने बहुत सारे चार्जेस दिए। सेकंड है स्फेरिकल शेल। मान लो अगर मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है और उसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, सपोज मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेल है, तो ये स्फेरिकल शेल के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अभी क्वेश्चन ये आता है, ये स्फेरिकल शेल की वजह से कोई भी एक रैंडम पॉइंट है यहाँ पे मान लो, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे भी निकाल दिए, ठीक है। तो फिर कैसे करें, तो सबसे पहला स्टेप है जो नोट के 4 पॉइंट्स हैं वो याद करने हैं। 4 डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूस पॉइंट भी हो सकता है या फिर सिंगल पॉइंट भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड, हमें गॉसियन सरफेस जब भी बनाना है तो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर। दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या बोला है, बाहर का चार्ज नहीं होना चाहिए, तो बाहर का चार्ज तो यहाँ पे वैसे भी नहीं है, एंड सरफेस के ऊपर, गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल इंक्लूजन कौन सा होने वाला है, ठीक है। अगर मैं क्यूब कंसीडर करूं तो भी हम लोग आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा, और माइनर एरर्स अगर कर दिया आपने तो पूरा आंसर खराब हो जाएगा। तो ये, तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल कौन सा हो सकता है, स्फेरिकल शेल है तो स्फेयर ही यूज कर लेते हैं, है ना। तो सपोज हमने ऐसा एक स्फेयर ड्रॉ किया उसके अराउंड में, तो ये स्फेयर अराउंडली ड्रॉ किया। अभी इसका जो ओरिजिन है, यहां से अगर हम डिस्टेंस कंसिडर करें तो लेट द डिस्टेंस एट पॉइंट P, या ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस जो होगा वो R के बराबर है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें, वेरी गुड, यहाँ पे ये पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में जाएगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा सरफेस है, सरफेस एरिया हमें कंसिडर करना होता है, तो ds वेक्टर, तो ये ds वेक्टर है मेरे पास। सो E वेक्टर ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज करना है फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर विच इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये थियरम हमें यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पॉसिबल चीज है। सबसे पहला, अगर पॉइंट P, ठीक है, ये गॉसियन, ये जो मेरे पास स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फेरिकल शेल, वहां से बाहर है। दूसरा केस हमें लेना है, अगर यहाँ पे ही सरफेस के ऊपर ही अगर हमें करना है तो कर सकते हैं क्या। एंड तीसरा, ये जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर क्या होगा। तो 3 केसेस के बारे में बात होगी, और ये 3 केसेस के लिए फिर ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा, इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। तो सबसे पहला देखते हैं केस नंबर 1। लेट वी हैव अ स्फेरिकल शेल विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r। ये स्फेरिकल शेल का कुछ आप रेडियस लो, स्मॉल r लो, r डैश लो, जो भी लेना है लो, ठीक है, यहां से यहां तक r डैश लो, जो भी लेना है लो, ठीक है। एंड हैविंग अ चार्ज प्लस q, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम O, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट P जो है, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस हम लोग r ले रहे हैं। सो लेट
let us draw a Gaussian surface of radius r with spherical shell having a certain charge at its center, है ना। तो मतलब ये जो Gaussian surface के अंदर मेरे पास ये spherical shell है, तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 2। अभी पॉइंट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू Gaussian लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो गॉसियंस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज कर रहे हो, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज को फाइंड करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, खत्म हो गई बात। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा थ्री टी के वैल्यू 0 क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगी। सो यहाँ पे ये टर्म तो गया, मेरा 1 आ गया, है ना। सो ई इंटू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। सो डी एस की वैल्यू क्या आएगी 4πr² क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन r²। तो ये वही है ना जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन निकाला था कूलोम्स में, वैसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे हमें यही आंसर ही मिल रहा है, सेम आंसर ही मिल रहा है। और यहाँ पे अल्टीमेटली 4πε0 k अगर होता तो k की वैल्यू क्या होती 1 होती अल्टीमेटली, बिकॉज हम लोग सिस्टम जो कंसिडर कर रहे हैं वो एयर या फिर वैक्यूम आजू बाजू में उसके है, ऐसा मान के चल रहा है। अभी सेकंड देखते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू, ठीक है ना। ये तो बड़ा आर था, अभी स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई, रेडियस, ठीक है, ऑफ अ स्फीयर। ये जो छोटा वाला है स्फेरिकल शेल, तो रेडियस को आर बोलो, कैपिटल आर, या आर डैश लिखना आर डैश लिखो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लिखोगे वही नीचे होना चाहिए। तो अगर मैंने नीचे सब जगह पे कैपिटल आर लिखा है तो ऊपर भी आर लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या जा रहा है, ठीक है। सो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर एट अ पॉइंट ऑन अ गॉसियन सरफेस। सो इज 1/4πε0, स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखोगे कैपिटल आर लिखोगे। अभी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी इक्वेशन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया के जगह पे 4πr² लिखोगे तो लिखो ना, इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा 4πr² अपन r² विल गेट कैंसिल। तो वैल्यू क्या आएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, पाई भी कट हो रहा है, हो रहा है ना, हाँ। तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, तो ई की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट आएगी। ये किसके लिए होगा, जब भी हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर को कंपेयर कर रहे हैं तो। एंड तीसरा केस अंदर होगा, अगर पॉइंट मान लो पॉइंट भी मेरा अंदर है तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे अगर अंदर है पॉइंट भी, तो यहाँ पे अगर सर्कल बना भी रहे हो आप तो फिर वहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। और गॉसियन सरफेस जब आप बनाते हो तो चार्ज अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा 0। और थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर, तो अंदर क्या आया वैसे भी कुछ नहीं है, 0 हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, दैट इज माय केस नंबर 3 इज 0। सो गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस नो चार्ज। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर ई इक्वल टू 0 होगा। समझा क्या? ओके अभी क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं मार्कर ले लेता हूं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना है, मेरे पास ई है और मेरे पास आर है, डिस्टेंस है ना। तो 0 से लेके आर तक वैल्यू क्या है 0 है, तो मेरा ग्राफ क्या होगा 0 होगा। और उसके बाद ई की कोई तो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो नेचर ऑफ ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ये ग्राफ पूछते हैं, स्फेरिकल शेल देते हैं आपको और बोलते हैं कि स्फेरिकल शेल के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड, तो ग्राफ क्या होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ ग्राफ, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, लिखने के लिए आया सब्जेक्टिव पेपर में, तो 2 या 3 मार्क का इसका वेटेज होगा। अगर नहीं इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा, अगर नहीं तो ग्राफ का 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन ये स्पेसिफिक चैप्टर का जो टॉपिक है इसके ऊपर पूछ। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, मेरे पास एक पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है और ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग जैसे ही उन्होंने बोला, इसका मतलब क्या, इसके अंदर भी चार्जेस है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे अगर आप ओरिजिन कंसिडर कर रहे हो तो इसका जो रेडियस है उसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यहाँ पे 3 केसेस देखने हैं। सबसे पहला, अगर बाहर पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑन द सरफेस अगर पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड निकाल सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो 3 पॉसिबल केसेस देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका डायग्राम क्या होगा गॉसियन सरफेस का। तो अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसको इंक्लूड करने वाला बेस्ट पॉसिबल डायग्राम मेरा क्या होना चाहिए। हम क्यूब ले सकते हैं क्या, सोचो। ठीक है, लेकिन उससे भी सिंपल अगर मुझे किसी ने बोला तो डेफिनेटली मैं स्फीयर ही लूंगा। तो गॉसियन स्फीयर लेते हैं, तो इसको ड्रॉ करते हैं गॉसियन स्फीयर को समथिंग लाइक दिस।
ये ड्रॉ कर दिया गॉसियन स्फीयर। ओके, अभी हमें एक पॉइंट P कंसिडर करना है, लेट दिस इज द पॉइंट P। तो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ds वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर आप लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम होगी, है क्या नहीं। लेट अस अज्यूम यहाँ पे जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है वो q डैश है, रिप्रेजेंट करते हैं जो टोटल चार्ज है उसको q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए इसलिए हम लोग q डैश ले रहे हैं, आप कैपिटल Q लो, सिर्फ Q लिया तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो चार्ज लगेगा उसके लिए कुछ आपको वालों यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लोग q डैश ले रहे हैं। एनीवेज, तो ये पॉइंट P है। तो अभी यहाँ पे हमें डेरिवेशन में देखते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले केस नंबर 1, लेट वी हैव नॉन कंडक्टिंग, देखो मैंने कैसे यूज किया, वी हैव नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, विच इज हैविंग चार्ज ऑफ प्लस q डैश। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ये मेरी फर्स्ट केस है इसलिए। लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर ऑफ अ रेडियस r, सो यहां से यहां तक का जो रेडियस है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विथ अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 2। अभी पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 3 में एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू गॉसियन थियरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो फाई इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं थोड़े टाइम के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ले रहे हैं, सो फाई क्लोज सरफेस ई ds cos थीटा। अभी यहाँ पे ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, 0 है, ठीक है ना। सो ई ds cos थीटा, थीटा के जगह पे क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, सो ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds q डैश अपॉन एप्सिलॉन, सो विच इंप्लाइज e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सो ई की वैल्यू क्या बन गई मेरी, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q डैश अपॉन आर स्क्वायर। एनीवेज, अगर मुझे इनसाइड चाहिए, इनसाइड, ठीक है, तो अगर इनसाइड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके अंदर एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। अभी अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे अंदर भी चार्जेस है, ठीक है ना, सब जगह पे चार्जेस है, तो अंदर भी चार्जेस है। तो अगर अंदर भी चार्जेस है तो इनसाइड अगर हम लोग को चार्ज चाहिए तो इनसाइड चार्ज के लिए हम लोग q डैश की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो वी हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज एनक्लोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सो q डैश की वैल्यू क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब रो, है ना। तो q डैश की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को, जितना भी चार्ज वहां पे एनक्लोज किया है, ठीक है। तो अगर चार्ज q डैश के बराबर है तो आपकी जो वैल्यू होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, है ना। सो इससे हमें क्या पता चलता है, E की जो वैल्यू है वो R के बराबर है या प्रोपोर्शन में है। एनीवेज, तो ये बन गया मेरा इनसाइड के लिए, ठीक है। तो अगर पहला ही चार्ज आपने q डैश कंसिडर किया है तो यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो q डबल डैश से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो ये q डबल डैश भी अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो E की वैल्यू क्या होगी, q डबल डैश, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सो q डबल डैश की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो इनटू वॉल्यूम लिख सकते हो आप, ठीक है। एनीवेज, जो भी है ये सिंबल्स आपको जैसे चाहिए आप यूज कर लेना, ठीक है। अगर पहला आपने q डैश यूज किया है तो नेक्स्ट अगर कुछ अलग यूज करना है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू अंदर अलग होगी, तो q डबल डैश यूज करो, कुछ दूसरा नाम लिखना है आपको लिखो, कैपिटल Q लिखना है या Q1 Q2 से रिप्रेजेंट करना है आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। एनीवेज, तो E की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नेक्स्ट, एट पॉइंट R, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r अगर लिया आपने, मतलब सरफेस के ऊपर ही चाहिए, स्मॉल r और कैपिटल R अगर सेम है तो वो स्पेसिफिक केस में हमें क्या करना है, ये जो स्मॉल r है उसके जगह पे कैपिटल R सब्स्टिट्यूट करो, सो E R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। ओके, अभी ये सिर्फ एप्सिलॉन क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अगर मैं अंदर गॉसियन सरफेस कंसिडर करता हूँ, पहला मेरा गॉसियन सरफेस इधर था, दूसरा मेरा गॉसियन सरफेस इधर है, G1 G2 से नाम देते हैं, और तीसरा तो हमारे पास सरफेस के ऊपर ही है, ठीक है। एनीवेज, तो अगर मेरा G2 है अंदर, तो यहाँ पे देखो ना, अंदर भी अगर चार्जेस है मेरे पास, ठीक है, और बाहर भी मेरे पास चार्जेस है, तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी वो फ्री स्पेस या वैक्यूम नहीं होगी, वो कुछ अलग मटेरियल है। तो अलग मटेरियल है इसलिए सिर्फ उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, और एप्सिलॉन को आगे जाके एप्सिलॉन नॉट के भी लिख सकते हो। तो ऊपर की इक्वेशन में एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के लिख दोगे, के की वैल्यू 1 कर दोगे तो बाहर के लिए वैल्यू मिलेगी, मतलब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के,
है ना, और के की वैल्यू 1 कर देना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन यहाँ पे जनरल फॉर्म करके रखा था सो दैट आगे जो केस 2 हम लिखने वाले थे उसमें दिक्कत ना हो। एट सेंटर आर की वैल्यू 0 होगी तो ई की वैल्यू क्या होगी 0 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 केसेस मिल गए। जो पहला है आउटसाइड ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दूसरा है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तीसरा मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू दे रही है हमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, और सेंटर के तो ई की वैल्यू 0 है। ग्राफ प्लॉट करोगे नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। सो ई है मेरे पास, ये डिस्टेंस है एक्स, है ना, और ये 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप। अभी देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन है ना, कब तक डायरेक्ट प्रपोर्शन है, जब भी स्मॉल आर आपका कैपिटल आर तक बनता है तब तक। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का ग्राफ बन गया, है ना। तो यहाँ पे ई की वैल्यू आपको कैसे मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है ये पॉइंट पे। और उसके बाद आपका जो ग्राफ है अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के जैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ग्राफ। किसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन शीट है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मान लो प्लस ये एक चार्ज है, ठीक है। तो ये बहुत सारा चार्ज है यहाँ पे। अभी क्वेश्चन ये आता है, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है और हमें बोला है कि सराउंडिंग में कहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है तो फिर कैसे निकाले। तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये केस में गॉसियन सरफेस बनाए कैसे, ठीक है, और बेस्ट पॉसिबल आंसर तक कैसे पहुंचे। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इनफाइनाइटली अगर लॉन्ग है तो फिर क्या बना सकते हैं, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर है तो वो स्पेसिफिक केस में अगर हम स्फीयर बनाए, लेकिन अगर वो फाइनाइट लेंथ का अगर होगा तो फिर सही आंसर नहीं मिल पाएगा, है ना। स्फीयर बनाए तो, क्यूब बनाया तो फिर डेरिवेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो तीसरा कौन सा है, सिलेंडर बना सकते हैं क्या, जो ये इसके बीच में जा रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस जो है हम लोग एक सिलेंड्रिकल कंसिडर करेंगे, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो शीट है हमारे पास उसके अंदर से वो जा रहा है, ऐसा मानते हैं। अभी देखते हैं डेरिवेशन कैसे प्रोसीड करना है। मान लो मुझे ये पॉइंट पी है यहाँ पे निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो फिर किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हम लोग ने जो प्रीवियसली एक लाइन वाला जो डेरिवेशन देखा था, वहां पे आपके पास क्या था, लाइन चार्ज है आपके पास और ये पॉइंट पे आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ सिलेंडर बनाया था वो स्पेसिफिक केस में, ठीक है, और यहाँ पे आपने ई वेक्टर और डीएस वेक्टर को कैलकुलेट किया था। तो ई डीएस, तो यहाँ पे सर्फेसेस 1, 2 और 3 सर्फेस के बारे में वहां पे आपने बात की होगी, शायद मैंने डायरेक्टली बताया था, तो उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन सुन लो। यहाँ पे आप ये पॉइंट के लिए जब भी कैलकुलेट करते हो तो अगर आप ये छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जा रहा है, और थर्ड सरफेस जो होगा जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस की डायरेक्शन सेम है, तो इसके लिए सिर्फ कर्व्ड सरफेस लिया था। ओके, यहाँ पे भी हमें सेम प्रिंसिपल यूज करना है। अगर ये पॉइंट पी पे हमें अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, है ना, और डीएस की डायरेक्शन ये है। अगर छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर करते हो तो सिमिलरली यहाँ पे छोटा एरिया कंसिडर करते हो तो डीएस की डायरेक्शन ये होगी और ई की डायरेक्शन भी यही होगी, है ना। तो ई वेक्टर डीएस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। एंड अगर कर्व सरफेस आप लेते हो और यहाँ पे अगर छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो तो ये बन गया डीएस वेक्टर। तो ई वेक्टर डीएस वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री में मिलते हैं, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। तो देखते हैं अभी डेरिवेशन क्या है इसका। डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा फिगर, अगर फिगर का नाम नहीं पता तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो। क्या लिखोगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में पॉइंट नंबर 1 खुद के लैंग्वेज में लिखना अभी आपको आना चाहिए। क्या लिखोगे, लेट देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज, ठीक है, we have to find electric field intensity at certain point P which is situated at a distance r from the sheet. Let us draw a Gaussian cylinder which is passing through the plane sheet. So ये हमने लिख दिया पॉइंट नंबर 1 में। सिंपल लैंग्वेज में आप 2-3 पॉइंट्स लिख दो तो आपका आंसर जो है भरा हुआ लगेगा। पॉइंट नंबर 1 लिख दिया आपने। सेकंड लिखते हैं पॉइंट, गॉस थ्योरम है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो फाई ही क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डीएस वेक्टर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें क्या करना है, ये वाला जो टर्म है ना इसको कैलकुलेट करना है। ई डीएस जो आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे सरफेसेस टोटल कितने दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और ये कर्व सरफेस तीसरा, है ना।
तो गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज लेना है, नहीं तो बोलोगे ये ओपन लोगे तो फिर सिर्फ 2πr आएगा। नहीं, जो ये वाला केस था ना, यहाँ पे भी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ही लिया था, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये वाला और ये वाला कट हो गया था। ये लाइन के बारे में बात हो रही है, समझ रहे हो? तो ये देखा है हम लोग ने ऑलरेडी। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 3 केसेस है। तो फर्स्ट सरफेस अगर मेरा ये है, ये अगर मेरे पास हम लोग अगर देखते हैं, ये अगर कर्व सरफेस मेरा सेकंड है और अगर ये थर्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस E डॉट डी एस, थर्ड सरफेस E डॉट डी एस एंड कर्व सरफेस E डॉट डी एस। इसको सॉल्व करोगे तो ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये दो केस में 0 है तो कॉस 0 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो आपका कट हो जाएगा, ठीक है। सो 2 टाइम्स ई डी एस, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 ई डी एस। तो इक्वेशन बन गया मेरा। हम यहाँ पे जो इंटीग्रल क्लोज सरफेस इंटीग्रल जो है फर्स्ट और थर्ड का, उसको हम लोग ds वेक्टर को सिर्फ ds से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब इसका इंटीग्रल निकालने के बाद मान लो आंसर ds आता है, ठीक है, आप ds के जगह पे a भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है लिखो, अल्टीमेटली आगे जाके वो कैंसिल होने वाला है। एनीवेज, सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मेरे पास ये पूरा टर्म का एक्सपांशन का फाइनल आंसर है। अभी इसको q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ कंपेयर करना है। सो फाई इज इक्वल टू 2e ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो Q के जगह पे हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? तो ये सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, है ना, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds अपॉन ds, तो ds कट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हो, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k, और k की वैल्यू यहाँ पे 1 है बिकॉज आजू बाजू का जो मीडियम है हम लोग एयर या फिर वैक्यूम ले रहे हैं। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो ई की वैल्यू हमें मिल गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये पूरे सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्मली अगर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों साइड में जा रहा है, तो अल्टीमेटली कोई भी अगर आप पॉइंट कंसिडर करोगे तो वहां पे डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे ये जो दो सरफेसेस थे P और दूसरा अगर आप Q कंसिडर करते हो, जिसको आप 1 और 2 से रिप्रेजेंट किया था, ये इक्वल डिस्टेंस पे लोकेट कर रहे हैं, लेकिन R का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है अगर हम लोग फाइनल आंसर ई का देखते हैं तो। सो ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। सिग्मा ग्रेटर देन 0 कब होगा? सिग्मा ग्रेटर देन 0 तब होगा जब भी चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर क्यू पॉजिटिव अगर आपका है तो सिग्मा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, नॉर्मल होगा एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन उसका ही अपोजिट केस मिलेगा, सिग्मा की वैल्यू अगर 0 से लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन वो अंदर की तरफ आ रहा है ऐसा आपको लगेगा। ओके, तो ये हम लोग ने डेरिवेशन देखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 मार्क के लिए बहुत बार पूछा है, तो ये आपको लिखने आना चाहिए एग्जाम में, इसलिए तो इतना सब बड़ा करके दिखा रहे, अदरवाइज ये शॉर्ट में मैं दिखा देता, 2-3 पॉइंट्स में भी ये पूरा सिखाया जा सकता है। यहाँ पे केस देखो, अगर मेरे पास ऐसा थिक सरफेस है, 2 सरफेसेस है जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है ना। तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और 2 थिक सरफेसेस है, तो इसका जो फ्रंट सरफेस आपको दिख रहा है वहां पे भी चार्ज है और उसका जस्ट बैक सरफेस है वहां पे भी पूरा का पूरा भर के चार्ज है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसलिए ये जो बाउंड्री का जो एजेस है ना वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिखेंगे और उसके जस्ट बाहर जो है सेकंड सरफेस, उसके लिए हम लोग E2 लिखेंगे। लेकिन आप में से कोई होशियार बच्चा अगेन डाउट पूछेगा, है ना, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसी थिक ऐसी अगर हमारे पास सिस्टम है तो यहाँ पे भी चार्ज है और उसके जस्ट बाजू में चार्ज है, ठीक है। तो अगर सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अगेन वो अजम्पशन लेना है, अगर हम लोग ये पॉइंट पे फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके बाजू में अगर कोई भी सरफेस है तो उसका वो मैटर नहीं करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। और अगर मेरे पास सेकेंड सरफेस है तो इंडिविजुअली यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसके आगे अगर कोई भी सरफेस है तो वो मैटर नहीं करेगा, है ना। तो दोनों का एडिशन आपको करना होता है हमेशा। आपका डाउट सही है, लेकिन ये अजम्पशन के साथ अगर आप जाओगे तो फिर ऐसे डाउट्स नहीं आएंगे। सो एट पॉइंट P E1 और E2 की वैल्यू ये सेम है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम Q है, Q की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों का ऐड करो, E1 प्लस E2, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा 2 टाइम्स E1 या फिर 2 टाइम्स E2। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एक केस है 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक एप्लीकेशन पढ़ा गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज।
नेक्स्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की वजह से जो है वो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइटली पैरेलल शीट्स, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग ने एक सिंगल इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसी एक शीट देखी थी जो बहुत बड़ी थी और उसका ई का वैल्यू था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो मतलब वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ई का वैल्यू आपका सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। एनीवेज यहाँ पे अगर मेरे पास दो शीट्स है, पैरेलल शीट्स है, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे रखे हैं और यहाँ पे दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट की है। ये हमें न्यूमेरिकल में दिया जाता है। जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो टाइम पे वो बोलते हैं यहाँ पे जो दो शीट्स आप कंसिडर कर रहे हो अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दिया है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर होगा। कभी कभी बोलते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, कभी कभी एक पॉजिटिव देते हैं दूसरा नेगेटिव देते हैं। और वहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी एज्यूम करने के लिए बोलते हैं। कभी कभी बोला जाता है लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव कंसिडर करो, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव कंसिडर करो। तो रिस्पेक्टिव कंडीशंस यूज करके हमें अल्टीमेटली ई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रीजन है, मेरे पास सेकंड रीजन है, मेरे पास थर्ड रीजन है। तो ये तीन रीजन्स के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, लेकिन उससे पहले डायग्राम ड्रॉ किया तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, फिगर का नाम लिखो। अगर नहीं पता तो जो क्वेश्चन है वही लिखो। तो क्या लिखोगे, रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली पैरेलल शीट्स। ओके, ये खत्म होने के बाद डेरिवेशन के पास आते हैं। डेरिवेशन में क्या बोला है, पॉइंट नंबर 1 अभी खुद के लैंग्वेज में ये लिखना आना चाहिए आपको। लेट A and B represents two infinitely long sheets kept at a certain distance from each other. Let sigma 1 represents surface density for first and sigma 2 represents surface charge density for second, ठीक है ना। तो ये दो लिख दिया हमने। पॉइंट नंबर 2, let E1 and E2 represents electric field intensities due to A and B respectively, है ना। तो respectively वर्ड आना चाहिए। E1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी यहाँ पे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0 ऐसा दिया है, ठीक है। लेकिन हम एक बात तो बोल सकते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 पॉजिटिव है। यह कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A के बराबर है और Q अगर पॉजिटिव है ना, तो सिग्मा की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। नेगेटिव कब आएगी, चार्ज नेगेटिव लो, है ना। सो सुपरपोजिशन यूज करके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके जो तीन रीजन्स है वहां पे ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट अस एज्यूम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव दिया है, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव दिया है। अगर ऐसा है तो रीजन 1 के लिए ई की वैल्यू क्या होगी, सो E1 इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2 विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव क्या है, बिकॉज हमें अजम्पशन ले रहे हैं राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, है ना। रीजन 1 देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा दोनों के वजह से। सो माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिमिलरली रीजन 2 देखो, एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है, दूसरा लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा जो भी होगा वो। सो E2 इज E1 माइनस E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट देखो ना, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं रीजन 3 में E3 की वैल्यू होगी E1 प्लस E2 के बराबर, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव कंसीडर करना है। सो E1 प्लस E2 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये बन गए मेरे तीन इक्वेशंस। ये तीनों इक्वेशन में कहाँ पे भी आपको डिस्टेंस दिख रहा है क्या, यहाँ पे कहाँ पे भी मुझे R नहीं दिख रहा है ई के वैल्यू में। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, अगर आप शीट्स के बारे में बात करते हो जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया है यूनिफॉर्मली, तो वहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। अभी देखते हैं केसेस। अगर मुझे ऐसा बोला है कि सिग्मा 1 को सिग्मा के बराबर कंसीडर करो, सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा के बराबर कंसीडर करो, मतलब एक आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, अगर ऐसा है तो E1 E3 की वैल्यू देखो ना, ये दोनों कट कर देंगे एक दूसरे को, तो E1 E3 की वैल्यू 0 आएगी और E2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसा कुछ आएगा विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो पॉइंट नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा, वेटेज विल बी 2 to 3 मार्क्स एग्जाम में आता है, लेकिन ये कंडीशंस के साथ आता है, तो वो टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कंडीशंस के लिए क्या लेना है। अदरवाइज एग्जामिनर फाइनल आंसर आपका देखेगा, अगर वो गलत है तो 0 देके आगे मूव करेगा, ठीक है ना। हमें वैसा नहीं करना है, हमें पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने हैं। सो अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइटली पैरेलल शीट्स। लेट अस डिस्कस अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। यहां पे हमें क्या बोला है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमारे पास एक कंडक्टर है जो चार्ज्ड है, हमें क्या करना है, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, मतलब जस्ट आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं।
तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हम लोग क्या ले सकते हैं, ये स्पेसिफिक केस में हम लोग जो गॉसियन सरफेस कंसिडर करने वाले हैं, मान लो ये पॉइंट है और यहाँ पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, तो ये हो गया मेरा ई वेक्टर, और यहाँ पे जो एरिया है उसका वेक्टर होगा ds वेक्टर। अब ये स्पेसिफिक केस में हम लोग को अगर ऐसा कुछ निकालना है, जस्ट आउटसाइड बोला है, ठीक है ना, तो इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। अगर थोड़ा दूर होता तो पूरा एक स्फीयर निकाल के काम खत्म कर देते थे, लेकिन जस्ट आउटसाइड बोला है तो अभी क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर यूज करनी पड़ेगी, तो जो बेस्ट फिगर यहाँ पे जो सूट होती है वो होगी सिलेंडर। तो जस्ट आउटसाइड ऐसा एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं, तो सिलेंडर का थोड़ा सा पोर्शन जस्ट बाहर होगा और जस्ट अंदर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 सरफेसेस होंगे, ये होगा फर्स्ट सरफेस, ये होगा सेकेंड सरफेस, ये होगा थर्ड सरफेस, ठीक है ना। तो 3 सरफेसेस है मेरे पास। अभी पहला सरफेस की वजह ई वेक्टर ds वेक्टर, तो एंगल बिटवीन ई एंड ds कितना है, 0 है, तो काम बन गया। सेकेंड के लिए अगर ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है और ds वेक्टर इधर है, अगर छोटा एरिया अगर आप कंसिडर करते हो तो एंगल इधर कितना है, 90 डिग्री है। और अंदर अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर का तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया, है ना। तो हमारे पास बचा क्या, ई वेक्टर और ds वेक्टर ही बचा, काम बन गया हमारा। ओके, तो ये डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ किए तो उसका नाम लिखना इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बात करते हैं तो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नहीं पता आपको तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो, रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप। तो यहाँ पे शेप कुछ भी हो सकता है उसका, है ना। तो अभी पॉइंट नंबर 1 में आपको अभी अपने लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 2 या 3 मार्क लेके आएगा, पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिलना चाहिए आपको। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, लेट देयर एग्जिस्ट अ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, we have to find electric field intensity just outside a charge conductor, let P be the point where we have to calculate electric field intensity, है ना। P लो, A लो, जो भी आपको लेना है, यहाँ पे मैंने A लिखा है, तो let A is the point where we have to calculate the electric field intensity. Imagine infinitely small cylinder, ठीक है, which is having a shape in a such a way that its some portion is just outside and some portion is just inside. मैंने क्या किया, अभी जो स्टेटमेंट बोला मैंने कुछ सोचा नहीं है, अभी मुझे जो फील हो रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन ये साइंटिफिकली करेक्ट है, तो एग्जाम में मुझे हर टाइम सब कुछ याद नहीं करना है, मैथमेटिक्स मेरा करेक्ट होना चाहिए और जो बाकी का पार्ट है वो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन क्या इंप्लाई कर रहा है, इसमें से मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर निकालना है, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर निकालना है, थर्ड सरफेस के लिए ई वेक्टर और डॉट ds वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा मुझे, है ना। तो पहला सरफेस का तो बन जाएगा, ये क्या होगा आपका ई और ds, क्योंकि ई ds कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 1। ये जो है सेकंड सरफेस कर्व्ड सरफेस है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। सो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड सरफेस में ई है ही नहीं, तो ये तो गया पूरा, तो बचा क्या, सिर्फ इतना ही बचा, तो उतना ही लेना है हमें। तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने स्किप किया, आपको ये स्टेप भी एग्जाम में ऐड करनी है। एनीवेज, सो यहाँ पे ई ds, अभी मान लो इसको जो इंटीग्रेट कर रहे हो आप, ये ds को जो इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेशन का आंसर ds है, जरूरी नहीं कि ds ही लिखना है, आप a लिखो, जो भी लिखना है, वो छोटा सा पोर्शन है, उसको इंटीग्रेट करने के बाद आंसर है ds। अल्टीमेटली वो कट होने वाला है, तो वही सिंबल रखा है और कुछ नहीं, ठीक है। सो e इंटू ds क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अभी q के जगह पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ds। तो ये स्टेप को भी और तोड़ के बड़ा कर सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, लेट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ds, है ना। तो q के जगह पे क्या आएगा, सिग्मा इंटू ds। ये स्टेप लिख दो, बाजू में लिख दो, लेट इट रिप्रेजेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, है ना। तो इस तरह से आप आंसर को और अच्छा कर सकते हो। तो इसमें से ds कट हो जाएगा, तो e की वैल्यू क्या बचेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल था ना। अभी आप ये सीख गए होंगे कि खुद का दिमाग यूज करके डेरिवेशन कैसे लिखे जाते हैं, 2-3 मार्क कैसे लेके आने हैं। और देखो ना, अभी ये जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे आपको आगे जो मैं कॉम्पिटिटिव के लेक्चर्स लूंगा ना, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ आपके दिमाग में एक बार फिक्स हो चुका है ना। तो वो टाइम पे मैं शॉर्टकट्स यूज कर सकता हूँ, बहुत फास्ट यूज कर सकता हूँ, वहां पे जो ट्रिक्स बताई जाएगी ना वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इमीडिएटली हमें कौन से आंसर पे जाना है, क्या सोचना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, खुद से ट्रिक्स कैसे यूज करनी है, वो सब भी आपको सिखाया जाएगा। आई होप सो अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड
हमने जो भी पढ़ा है, कुलोम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, उसके बाद गॉस थ्योरम पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से आता है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आप मैं जो बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ वो अच्छे से कॉपी करते रहना अपने बुक में, उसको रेगुलर इंटरवल के साथ आपको रिवाइज भी करना है, तभी जाके ये जो पढ़ रहे हो आप उसका आपको फायदा होगा। ये कंटेंट यूज करके बोर्ड्स में 100 में से 100 नंबर एश्योर्ड आपको आने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये सब जो लिखवाया जा रहा है उसका फायदा होगा। आगे जाके क्रिस्पी नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। ओके।